सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। जो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदू मैरिज एक्ट का ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के बारे में, जिसके तहत आप लोगों को पता लग जाएगा ऐसा कौन कौन सा वैलिड ग्राउंड है जिसके तहत आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो। अगर आपका फैमिली लॉ 1 यानी हिंदू लॉ का सब्जेक्ट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होता है ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अगर आप लोग मैरिड पर्सन हो और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जूझ रहे हो और डिवोर्स फाइल करने के लिए सोच रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा ऐसा कौन कौन सा ग्राउंड है जिसके तहत आप अपने स्पाउस के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो, वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो सेक्शन 30 है ना, ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 30 ये बात करता है ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के बारे में। तो सिंपली सेक्शन 30 क्या कहता है, देखो, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे बी डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम द कंपिटेंट कोर्ट। अगर कोई भी शादी, अगर जो एक्ट है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये वाला जो एक्ट है, ये लागू होने से पहले हुआ होगा या लागू होने के बाद हुआ होगा, तब भी उस मैरिज को खत्म किया जा सकता है पिटीशन फाइल करके डिवोर्स का। लेकिन जो ग्राउंड मेंशन किया गया होगा उस ग्राउंड के तहत ही आप लोग पिटीशन फाइल कर सकते हो। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तब जाके आपको डिक्री मिलेगा और उस डिक्री के बेस पे आपका जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगा। अभी ये तो सिंपली सेक्शन 30 कहता है, ये होता है, लेकिन अभी इसका ग्राउंड देखते हैं। चलो, सबसे पहला ग्राउंड जो है सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई में दिया गया। ये सिंपली क्या कहता है, देखो, हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैड वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। ये सिंपली ये कहता है, शादी के बाद अगर कोई भी पति हो गया या पत्नी हो गया किसी दूसरे से अपने इच्छा अनुसार फिजिकल होता है, इंटीमेट होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा जिसके तहत आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो कंपिटेंट कोर्ट में जाकर। लेकिन आपको ये प्रूव करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई सिंपली बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स में आता है। अभी देखो दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 30 सब क्लोज आई, सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई ए। ये सिंपली क्या कहता है, देखो, हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएल्टी। यहाँ पर बोला गया ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएल्टी, यानी कि जो एग्री पार्टी होगा वही तो जाकर कंपिटेंट कोर्ट में पिटिशन फाइल करेगा। तो जब वो पिटिशन फाइल करेगा तब तो वो पिटिशनर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझो, क्रुएल्टी एक्चुअली है क्या। देखो, क्रुएल्टी दो टाइप से होता है, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है। तो यहाँ पर जो वाइफ है ना, उसको टॉर्चर करता है अपना हस्बैंड, डेली मारता है, पीटता है, उसको बोलता है अपने घर जा पैसे लेके आ मेरे लिए। तो ये हो गया फिजिकल क्रूएल्टी, क्योंकि उसको मारता है, फिजिकल असॉल्ट करता है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्रूएल्टी हो गया। तो जो एग्री पार्टी होगा तब तो वो पिटिशनर बन जाएगा जब वो कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करेगा। तो यहाँ पर वाइफ हो गया एग्री पार्टी। अगर हस्बैंड उसको मेंटल टॉर्चर करता है, यानी कि बोलता है, मेंटली प्रेशर देता है, अगर तू ये करेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अगर तू अपने फैमिली मेंबर के पास जाएगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ऐसे अगर मेंटल प्रेशर देता है तब भी इसको क्रूएल्टी माना जाएगा, लेकिन ये मेंटल क्रूएल्टी होगा। तो इसके तहत भी जो एग्री पार्टी होगा, जो सफर करेगा, वो डिवोर्स फाइल कर सकता है। और इस ग्राउंड के अंदर सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई ए के तहत वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और कंपिटेंट कोर्ट से डिवोर्स मांग सकता है। अभी हम लोग देखते हैं अनदर ग्राउंड, जो सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई बी क्या कहता है, देखो, हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कंटिन्यूअस ऑफ पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अगर यहाँ पर जो पिटिशनर है उसको छोड़ दिया गया है स्पाउस के द्वारा, मान लो यहाँ पर एक सिनेरियो से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है। तो मान लो ये यहाँ पर हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड हो गया, बी वाइफ हो गया। तो जो हस्बैंड है अपना जो वाइफ है उसको छोड़ दिया, विदाउट एनी रीजन उसको छोड़ दिया, और उसके साथ कोई भी टाइप का संबंध नहीं रखता है, कांटेक्ट भी नहीं करता है। ये कंटिन्यूअस ऑफ पीरियड 2 ईयर तक करता है। अगर ऐसा करेगा
तब ये एक वैलिड ग्राउंड हो जाएगा, जिसके तहत जो एग्री पार्टी होगा, वाइफ इसकी वजह से सफर कर रहा है, तो वाइफ पिटिशन प्रेजेंट कर सकता है और इस ग्राउंड के बेस पे डिवोर्स मांग सकता है, जो कि सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई भी कहता है। लेकिन एक चीज याद रखना, कंटिन्यूअस ऑफ पीरियड 2 ईयर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तब ये ग्राउंड नहीं अप्लाई होगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ को मतलब वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, 1 साल के लिए छोड़ दिया, फिर उसके साथ बात कर रहा है, रिकंसिलिएशन हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस ऑफ पीरियड, मान लो अभी छोड़ दिया तो अभी से लेकर एकदम 2 साल तक हो गया, कोई बात नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी टाइप से कांटेक्ट नहीं किया, तब ये वैलिड ग्राउंड आप लोग अप्लाई कर सकते हो और डिवोर्स मांग सकते हो, जो कि सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई बी के तहत बोला गया है। अभी अनदर हम लोग सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 क्या कहता है, देखो, हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। मान लो मैं बाय बर्थ हिंदू हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग भी हिंदू हूँ, तो हिंदू बाय बर्थ हो सकता है, बाय प्रैक्टिसिंग हो सकता है। प्रैक्टिस मीन्स आप लोग जो रिचुअल परफॉर्म करते हो एज अ हिंदू, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं, तो मैं बाय प्रैक्टिसिंग हिंदू हो गया। अगर मैं किसी हिंदू फैमिली में जन्म लूंगा तो मैं बाय बर्थ हिंदू हो गया ना। तो ये सेक्शन सिंपल ये कहता है हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू, यानी उसको खत्म कर दे रहा है कोई अनदर रिलीजन में जाकर। अगर मैं किसी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मान लो मैं क्रिश्चियन हो गया या फिर मैं मुस्लिम हो गया, बाय रिलीजन मैं कन्वर्जन कर लिया, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड हो जाएगा, जिसके तहत आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो। अभी हम लोग अनदर ग्राउंड देखते हैं, जो सेक्शन 30 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3 क्या कहता है, देखो, हैज़ बीन incredibly of unsound mind or has been suffering continuously or intermediately from mental disorder of such kind of and such a extent that petitioner cannot reasonably expected to live with the respondent। इसका सिंपली मतलब, मान लो कोई भी मतलब आप लोगों ने शादी कर लिया, एग्जाम्पल हम समझते हैं इस सेक्शन को, ठीक है ना। आप लोगों ने शादी कर लिया, आपका स्पाउस आइदर वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, मान लो किसी वजह से वो मेंटल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, और ऐसा सिचुएशन हो गया आप उसके साथ रह नहीं पा रहे हो, यानी रहना इम्पॉसिबल हो गया, काफ़ी उठपटांग हरकतें कर रहा है और वो सही होने का उसका चांसेस भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर चीज़ होगा तब भी वो एक वैलिड ग्राउंड हो जाएगा, जिसके तहत आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो और कंपिटेंट कोर्ट से यानी डिग्री ऑफ डिजॉर्व मान सकते हो। यहाँ पर मेंटली यानी कि मेंटल डिसऑर्डर को बोला गया है, यानी कि मेंटल इलनेस हो गया, तो यहाँ पर इनकम्प्लीटमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड को भी बोला गया, जिसका माइंड मान लो जिसका एज तो हो गया 30 ईयर, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो 5 साल का बच्चे की तरह मतलब एक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो उसके साथ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। अगर इस टाइप से सर्कमस्टांसेस आपका क्रिएट हो जाता है तो इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 30 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3 के तहत आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो और ये ग्राउंड को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो हम लोग अनदर ग्राउंड को देखते हैं, जो सेक्शन 30 सब क्लोज 2 सब क्लोज 4 में बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया हैज़ बीन सफरिंग फॉर द वेनरेबल डिजीज इन अ कम्युनिकेशन फॉर्म। तो वेनरेबल डिजीज यहाँ पर क्या है, एक इस टाइप से एक इन्फेक्शन है जिसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो फैल जाता है। तो इस टाइप से अगर आइदर स्पाउस को मतलब हस्बैंड को है या वाइफ को है, अगर ऐसा होगा तो उसके तहत भी वो एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। अभी हम लोग अनदर ग्राउंड देखते हैं, हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजन और ऑर्डर। जो इसका सेक्शन 6 है, ये सिंपली क्या कहता है, देखो, मैं शादी कर लिया, मान लो यहाँ पर ए है और बी है, इन दोनों आपस में शादी कर लिया, लेकिन यहाँ पर मान लो हस्बैंड, यहाँ पर मान लो वाइफ जो है ना, वाइफ जो है वो यहाँ पर किसी रिलीजियस पर्पस के वजह से क्या किया, उसे बोल दिया मैं जो अभी नॉर्मल लाइफ है उसको छोड़ रहा हूँ, मैं साधु बनूंगा या संत बनूंगा। तो ऐसा कुछ उसने डिसाइड किया और ये इसने प्रोनाउंस कर लिया और वो संत बन गया, ठीक है ना, वो साधु बन गया। तो अगर ऐसा करेगा तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड बन जाएगा। मतलब जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो मान लो उसने रिनाउंस कर लिया, प्रोनाउंस कर लिया, बता दिया कि मैं अभी, जो हस्बैंड है यहाँ बोल रहा है शादी के बाद, मैं अभी ब्रह्मचारी लाइफ जीऊँगा, मुझे अभी मोह माया में नहीं रहना है। अगर ऐसा प्रोनाउंस करता है और वो ऐसा रहने चला गया एज अ संत, एज अ ब्रह्मचारी, तब भी ये एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है, जिसके तहत आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हो और ये वाला जो सेक्शन है आप उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम लोग देखो अनदर ग्राउंड देखते हैं, जो कि काफ़ी फेमस ग्राउंड भी आप लोग सुने भी होंगे, जो सेक्शन 30 है सब क्लोज इसका
7 है, ये सिंपली क्या कहता है देखो, हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग लाइफ alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had the party been live। इसका सिंपली मतलब अगर कोई भी एक आदमी हो गया या औरत हो गया जिसका शादी हो गया, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं चल रहा है 7 साल तक कि वो जिंदा है या मर गया है। ऐसा अगर होता है 7 साल तक होना चाहिए, मिनिमम 7 साल, उससे ज़्यादा होगा तब भी चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 7 साल तक होना चाहिए कि वो जिंदा है या मर गया, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ खबर ही नहीं है उसका, और 7 साल हो गया। अगर ऐसा होता है तो लॉ की नज़र में मान लिया जाता है कि वो इंसान मर चुका है। क्यों ऐसा मान लिया जाता है? क्योंकि अगर नेचुरली अगर कोई भी इंसान जीवित होगा तो 7 साल के अंदर उसका तो मतलब कोई खबर तो आ ही जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाला ग्राउंड आप डिवोर्स के लिए मेंशन कर सकते हो और जो कि वैलिड ग्राउंड हो जाता है। अभी देखो कुछ एडिशनल ग्राउंड भी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली देखो सेक्शन 30 सब क्लोज 3 सब क्लोज आई ये क्या कहता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आइदर पार्टी टू मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट द एक्ट में ऑल्सो प्रेजेंट द पिटिशनर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर भी कुछ ग्राउंड दिया गया है जिसके तहत आप लोग डिक्री मांग सकते हो कोर्ट में। तो ये सिंपली क्या है देखो, तो जो सेक्शन 30 सब क्लोज 3 सब क्लोज आई ए सब क्लोज आई that there has been no resumption of cohabitations as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upward after passing the decree of judicial separations in a proceeding which they were parties। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है, मान लो मैरिज हुआ और मैरिज में मैट्रिमोनियल मैरिज में कोई डिस्प्यूट आ गया और उस वजह से वाइफ कोर्ट चला गया या फिर हस्बैंड कोर्ट चला गया और मान लो कोई भी पिटिशन प्रेजेंट किया, वो डिवोर्स के लिए भी हो सकता है, कुछ अदर थिंग्स के लिए भी हो सकता है, और उसे सुनने के बाद कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन पास किया। जुडिशियल सेपरेशन एज पर द सेक्शन 10 सिंपली एक टाइप ऑफ ऑर्डर होता है जो मैरिज के एंड किए बिना कोर्ट ऑर्डर करता है, दोनों को अलग अलग रहने के लिए परमिशन दे देता है। अगर ऐसा होता है और वहाँ पर कंटिन्यूस ऑफ पीरियड 1 ईयर तक अगर कोई भी कोहैबिटेशन नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है स्पाउस के अंदर, ठीक है ना, इंटीमेट नहीं होता है, अगर वो लोग 1 साल हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन डिक्री पास करने के बाद, यानी जुडिशियल सेपरेशन एक ऑर्डर पास होना चाहिए, उसके बाद अगर कंटिन्यूस ऑफ पीरियड यानी 1 साल के अंदर अगर उनका जो शादी है वो कंज्यूम नहीं हुआ, उसका जो मैरिज है कंज्यूम नहीं हुआ आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, देन दैट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स एज पर दिस सेक्शन। तो आई होप ये वाला सेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं अनदर सेक्शन दैट देयर हैज बीन नो restitutions of conjugal right as between the parties to the marriage for a period of 1 year upward after passing the decree of restitutions of conjugal right in the proceeding which they were parties। तो यहाँ पर सिंपली अनदर ग्राउंड बोला गया। देखो रेस्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या है, अगर कोई भी बंदा या बंदी जो शादी कर लेता है, शादी करने के बाद आप लोगों को एक रेस्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्जुगल राइट मिल जाता है। देखो नेचुरली हमारा जो सोसाइटी है उसके बेस पे ही लॉ होता है। अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो मेरा जो वाइफ होगा उसे किसके साथ रहना चाहिए, एज ए सोसाइटी के नॉर्म से मेरे साथ रहना चाहिए, हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ रहना चाहिए ना। अगर मान लो यहाँ पर वाइफ विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज ही विड्रॉ हिज कंपेनियनशिप फॉर माई साइड एंड ही लिव विद हर पेरेंट, अगर ऐसा होता है ना तब मेरे पास एक अधिकार होता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 के तहत, मैं कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकता हूं और कोर्ट से प्रेयर मांग सकता हूं कि सर मेरा वाइफ मुझे छोड़ के चला गया, प्लीज़ एक ऑर्डर पास कीजिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का और मेरे वाइफ को डायरेक्शन दीजिए कि मेरे साथ रहने के लिए बोलिए। तो ये वाला सेक्शन सिंपल यही कह रहा है, अगर कोर्ट कोई भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट पास करता है सेक्शन 9 के तहत और उसके बाद 1 साल हो जाता है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इंप्लीमेंट नहीं करता है, वाइफ हो गया या फिर हस्बैंड हो गया, कोई भी हो गया, तो यहाँ पर एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। मान लो यहाँ पर कोई पिटीशन, हम काफ़ी इजी से समझाता हूँ। देखो मान लो हस्बैंड एंड वाइफ का कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के वजह से वो कोर्ट गए। मान लो वाइफ छोड़ के चला गया हस्बैंड को कोई विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज,
वो कोर्ट गया, हस्बैंड ने पिटिशन फाइल किया रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट का। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, वाइफ को डायरेक्शन दिया तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना है, और वो ऑर्डर पास किया गया, 1 साल हो गया, लेकिन वाइफ ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया। अगर ऐसा होता है जहाँ पर देखो अभी तो वो 2 लोग पार्टी थे पहले वाले डिस्प्यूट में, और कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया वो विलफुली वाइफ की तरफ से, तो ये एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का, जिसके तहत वो डिवोर्स फाइल कर सकता है। अभी देखो अनदर ग्राउंड है यहाँ पर, ये वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर कुछ ग्राउंड है जहाँ पर वाइफ डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट इफ शी वांट टू। व्हाट आर दोस ग्राउंड, जस्ट लुक इनटू इट। सो यहाँ पर जो सेक्शन 30 सब क्लोज 2 सब क्लोज आई, ये सिंपली क्या कहता है देखो, इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर commencement ऑफ दिस एक्ट दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच commencement, or that any other wife of the husband married before such a commencement was alive at the time of solemnization of marriage of the petitioner. So provided that either the case of the wife is alive at the time of marriage, the presentation of the petition. जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक ही शादी करना अलाउ है, अगर आप लोग 2 शादी करोगे तो वाइगमी आ जाएगा, लेकिन मुस्लिम को 4 शादी करने के लिए अलाउ किया गया है क्योंकि उसका लॉ उसको परमिट करता है, उसका कल्चर उसका नाम उसको परमिट करता है। लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है, आप एक ही शादी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन अनदर शादी तभी कर पाओगे अगर आपका वाइफ मर जाएगा, या फिर अगर आपका वाइफ मर जाता है, अगर आप वाइफ हो यानी कि आप लड़की हो, अगर आपका हस्बैंड मर जाता है तब। लेकिन ऐसा एक सिनारियो मान लो, आप शादी कर रहे हो लेकिन आपका वाइफ जीवित है, आप दूसरा शादी कर रहे हो, अगर ऐसा होता है तो वाइफ पिटिशन फाइल करके डिवोर्स मांग सकता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने। ये एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है। अभी देखो हम अनदर ग्राउंड देखते हैं, दैट हस्बैंड हैज सिंस द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेसियलिटीज। तो ये देखो कुछ टाइप से ऑफेंस है जो सीरियस ऑफेंस है। अगर इस टाइप से ऑफेंस का चार्जेस अगर हस्बैंड के ऊपर लग जाता है ना, तब इस ग्राउंड के बेस पे जो वाइफ है कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करके इस ग्राउंड को मेंशन करके डिवोर्स ले सकता है। ग्राउंड कौन कौन सा है? रेप का एक ग्राउंड है और एक सोडोमी का है, जो कि मैं अभी आपको बोल कर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप गूगल कर लेना उसका मीनिंग, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और बेसियलिटी का एक मीनिंग है जो कि सेक्सुअल टाइप से ही ऑफेंस होता है, तो आप लोग समझ सकते हो और गूगल कर लेना अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो। सोडोमी मीनिंग कर लेना और बेसियलिटी मीनिंग कर लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा। और रेप का तो मीनिंग आपको पता ही होगा। अगर इस टाइप से ऑफेंस अगर हस्बैंड कन्विक्टेड होता है तो इस ग्राउंड पे वाइफ जो है डिवोर्स मांग सकता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, और उसके बेस पे उसको डिवोर्स मिल भी जाएगा। तो ये था अनदर ग्राउंड। अभी देखो हम लोग एक और ग्राउंड यहाँ पर कुछ दिया गया है। अभी देखो सेक्शन 30 सब क्लोज 6 सब क्लोज 3, ये सिंपली क्या कहता है, दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू एडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1957 एंड 78 ऑफ 1956 और द प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड and 1973 2 of 1974 under the corresponding section 488 of the criminal procedure code 1898। अगर ऐसा पढ़ूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन देखो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस सुन लो, ठीक है ना। ए डिक्री और ऑर्डर एज द केस मे बी हैज बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड अवॉइडिंग द मेंटेनेंस टू द वाइफ notwithstanding that the she was living part of the since the passing of such a decree or cohabitation between the party and not been resumed for 1 year or upward। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला गया है, अगर कोई भी एक्ट के तहत अगर वाइफ को मेंटेनेंस दिया गया है और हस्बैंड उसको मेंटेनेंस दे रहा है, ठीक है, कोई एडेप्टेशन हो गया या फिर मान लो अगर वाइफ को जैसे राइट टू मेंटेनेंस उसका एक हक होता है, अधिकार होता है, उसके तहत उसको मेंटेनेंस मिल रहा है और उसके बाद उन दोनों के अंदर कोई कोहैबिटेशन नहीं होता है, यानी कि मैरिज कंज्यूम नहीं होता है, तो उसके तहत भी एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है, वो डिवोर्स फाइल कर सकता है और उस ग्राउंड के बेस पे वो डिवोर्स मांग सकता है। एक अनदर ग्राउंड और है, देखो सेक्शन 30 सब क्लोज 1 सब क्लोज 4 दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूम्ड और नॉट was solemnized before she attained the age of 18 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years। ये एक सिंपली क्या कहता है, देखो जो एज पर द लॉ अगर कोई भी लड़की होगा
तो उसका एज मिनिमम 8 ईयर होना चाहिए और लड़का होगा तो 21 ईयर होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई भी शादी हुआ, जब शादी हो रहा था, जो लड़का था उसका एज तो 21 था, लेकिन जो लड़की का था मान लो वो एज 15 था उसका या फिर 16 था, तो वो तो लॉ के नज़र में वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। अगर उस वक्त जब तक उस लड़के का 18 ईयर नहीं हुआ है, अगर उससे पहले वो लड़की है अगर डिवोर्स फाइल करते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगता है तो उस ग्राउंड के बेस पे उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मान लो लड़की का 18 हो गया, 18 से 19 हो गया, 20 हो गया और 23 हो गया और उसके बाद वो डिवोर्स फाइल करने जा रहे हैं, तब ऐसा वैलिड नहीं होगा। अगर उसको डिवोर्स फाइल करना होगा तो जब 18 हो गया उससे पहले ही उसको कंपेनियनशिप, उसका जो मैरिज है उसको वहाँ पर विड्रॉ कर लेना होगा, यानी जो हस्बैंड है उसको छोड़ के आ जाना होगा। अगर उसके बाद वो कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है इस ग्राउंड के बेस पे। तो जो भी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स था मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिख के नहीं समझा पाया क्योंकि मेरा मार्कर जो वो थोड़ा खराब हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो भी ग्राउंड था मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर मेरी तरफ से कोई भी मतलब एक्सप्लिसिट वे से एक्सप्रेस करना अगर मैं चूक जाता हूँ तो आप मुझको कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को काफ़ी इजी से समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी चूक मेरे से हो जाता है तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ और जिसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है उसके साथ भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।